हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और आपका स्वागत है बैटल थ्रू द हेवन के इस नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में जियाओ यान ने मास्टर तियांग के लिए 7 ग्रेड की सोल पिल को रिफाइन कर लिया होता है और तभी जियाओ यान मास्टर तियांग को इसके प्रोसेस के बारे में बता रहा होता है कि जब आपकी सोल इस बॉडी से मर्ज होगी तो भूल करके भी आप कोई लापरवाही मत करिएगा, वरना ये बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ तक आपकी सोल बॉडी भी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। तो जैसे ही मैं यहाँ इशारा करूँ कि आप इस बॉडी से जाकर के मर्ज हो जाएं, तो आप तुरंत वैसा ही करिएगा। बिना देर किए इस पिल को खा करके आप उस बॉडी की ओर तुरंत चले जाइएगा। ये सुन करके मास्टर तियान तुरंत हाँ में सर हिलाते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तभी जियाओ यान इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और उस स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड एसेंस को युन शेन की बॉडी की ओर फेंक देता है। वो ब्लड एसेंस तुरंत युन शेन की बॉडी के ऊपर जाकर के ब्लास्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लड एसेंस धीरे धीरे युन शेन की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और वो सारा का सारा ब्लड एसेंस उसके मेरिडियंस के थ्रू उसकी पूरी बॉडी में जा रहा होता है। इस ब्लड एसेंस के साथ साथ उसमें मास्टर तियान की ट्रू एसेंस भी होता है। तभी जियाओ यान उस युन शेन की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और जैसे ही वो देखता है कि वो स्कॉर्पियन किंग का ब्लड एसेंस उसकी बॉडी में पूरी तरीके से मिल चुका है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, तुरंत वो मास्टर तियान से कहता है कि यही सही मौका है, आप तुरंत इस पिल को कंज्यूम करें और जाकर के उसकी बॉडी से मर्ज होने की कोशिश करें। बट याद रहे, कोई भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि लिए मास्टर तियान हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो आपको शायद फिर कभी ऐसी बॉडी नहीं मिल पाएगी। और मास्टर तियान तुरंत उस सोल पिल को खा करके बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह युन शेन की बॉडी की तरफ झपट पड़ते हैं। मगर वो जैसे ही उस बॉडी के पास जाते हैं और उससे मर्ज होने की कोशिश करते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक इनविजिबल शील्ड होती है और उस शील्ड से वो टकरा करके उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो यहाँ पे मर्ज नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि लिटिल रैट, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं उस बॉडी से अभी तक मर्ज क्यों नहीं हो पाया, इसने मुझे बैकफायर यानी कि पीछे क्यों ढकेल दिया। फिर जियाओ यान अपनी हेवनली फायर से उस बॉडी पे लगे हुए शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है और मास्टर तियान के फोरहेड पे जो फायर का सिंबल होता है वो सिंबल को उस बॉडी के फोरहेड पे ट्रांसफर कर देता है। और देखते ही देखते जियाओ यान अपनी पूरी पावर लगा करके यहाँ पे जियाओ यान और मास्टर युन शेन की बॉडी को मर्ज करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। देख करके मास्टर तियान काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि कहीं वो कोई लापरवाही ना कर दें जिसकी वजह से ये दाओ जुन बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मगर तभी जियाओ यान अपनी हेवनली फायर का यूज करके मास्टर तियान को युन शेन की बॉडी के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर देता है और अपनी हेवनली फायर से उन दोनों की बॉडी को मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये देख करके मास्टर तियान कहते हैं कि लिटिल रैट, सारा ध्यान से कहीं मेरी सोल को ही ना डिस्ट्रॉय कर देना। मगर जियाओ यान अपना पूरा फोकस उन दोनों की बॉडी को मर्ज करने में लगा देता है और देखते ही देखते उसकी मेहनत यहाँ पे रंग लाती है। मास्टर तियान की सोल बॉडी धीरे धीरे मास्टर शेन की पूरे मेरिडियंस के थ्रू उनके बॉडी में मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी जियाओ यान अपनी हेवनली फायर को और ज़्यादा बढ़ा करके उसे पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जियाओ यान ने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया था, जो कि मास्टर तियान और मास्टर युन शेन की बॉडी को मर्ज करना था। मास्टर युन शेन की बॉडी पे पूरा कब्जा मास्टर तियान का हो चुका था, बस अब बारी थी मास्टर तियान की पावर को वापस लाना, जो कि 8 स्टार दाओजोंग लेवल पे थे। जियाओ यान उस प्रोसेस को भी वहाँ स्टार्ट कर देता है। मगर तभी बाहर वैली में काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जियाओ यान का वहाँ पे ध्यान हट जाता है और तभी हम देखते हैं कि बाहर की वैली में आसमान में क्रैक होने लगते हैं। और तभी जिनलान भागते हुए अंदर आती है और कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, आइस ग्लेशियर वैली वालों ने हम लोग को ढूंढ लिया है और वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे एक पीक दाओजोंग एक्सपर्ट भी आया है, जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन भी है। ये सुन करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे मास्टर की पूरी पावर को रीगेन करने में हेल्प कर रहा था और वो जा कर के उस पीक दाओजोंग एक्सपर्ट से फाइट बाहर नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और मास्टर की पावर को रीगेन करने में उनकी पूरी हेल्प कर रहा होता है। और द मास्टर तियान भी अपनी पूरी जान लगा करके
मास्टर यूनशन की बॉडी में पूरी तरीके से मर्ज होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें वैली के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान से बड़े बड़े क्रिस्टल नीचे गिर रहे होते हैं और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी होती है और वो आसमान में किसी को देख रही होती है, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में फिर से बड़े बड़े पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उसमें से निकलता है इस ग्लेशियर वैली का मास्टर शी और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी पावरफुल स्टिक होती है और उस पे एक ब्लैक गॉड आइस स्नेक लिपटा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे ऑरा को सेंस करके यहाँ से कब का भाग चुकी होगी, अगर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी भी यहीं पे खड़ी हो, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए, जैसा कि 36 आए और 36 गए, आज तक मुझे कोई छू नहीं पाया है। तभी मास्टर शी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो साथी उन पहाड़ों के बीच में छुप करके हमारी बात सुन रहा है ना, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कह करके वो अपनी स्टिक से अटैक कर देता है एक पहाड़ी की ओर और वहां पे छुपा होता है याओ यान का हेवनली पपेट। इस अटैक की वजह से वो तुरंत बाहर आ जाता है, जिसे देख करके मास्टर शी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम इस मामूली से पपेट से मेरा शिकार करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि जा करके इस पूरी की पूरी वैली को चारों तरफ से घेर लो, बल्कि ये तो 3 ही लोग होते हैं और कोई भी साथी इस वैली से बाहर ना जा सके। अगर बाहर चाहता है तो उसे पकड़ के यहाँ लेकर के आओ। ये आदेश सुनते ही वो तीनों के तीनों 3 दिशाओं में चले जाते हैं और तभी मास्टर शी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई हजार साल पहले मेरी एक पॉइजन मास्टर से फाइट हुई थी और वो पॉइजन मास्टर इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो चुटकी बचाता तो एक ग्रह भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता। तो तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी उसे देख रही होती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बेवजह यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूँ। ये सुन करके मास्टर शी वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि जब मैंने उस पॉइजन किंग से फाइट किया था ना, जो कि शायद तुमसे ज़्यादा ही पावरफुल होगा, उसने मेरी इस बाई आँख पे अटैक करके अपने पॉइजन का कुछ हिस्सा मेरी आँख में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरी एक हिडन पावर अवेक हो गई और जिसकी वजह से ही मैं इस ब्लैक आइज गॉड स्नेक को हैंडल कर पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसी पॉइजन किंग की तरह ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी और मुझे यहाँ पे निराश नहीं करोगी। क्या पता तुम मुझ पर अटैक करो और मेरी फिर से कोई हिडन पावर फिर से अवेक हो जाए। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत गुस्सा आ जाती है और वहाँ पे तुरंत अपने डबल पॉइजन डिवाइन स्नेक को समन करती है और उस स्नेक से मास्टर शी के ऊपर अटैक कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने के लिए जियाओयान का हेवनली पपेट भी तुरंत आ जाता है, मगर यहाँ पे मास्टर शेन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपनी छड़ी को जमीन पे पटकता ही है, जिसकी वजह से जियाओयान का हेवनली पपेट वहाँ फ्रीज हो जाता है और पलक झपकते ही मास्टर शी एक ही अटैक में उसे जमीन पे दे मारता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर के दोनों पॉइजन स्नेक मास्टर शी के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। तभी मास्टर शी एक बार फिर अपनी छड़ी को पटकता है और उसका गॉड स्नेक अपने मुंह से आइज स्प्रे करता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के दोनों स्नेक बर्फ में बदल जाते हैं और पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाते हैं। इधर मास्टर शी फिर से बकवास करना शुरू कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम चुपचाप हमारी ग्लेशियर वैली के साथ शामिल हो जाओ। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देती है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो अपने स्नेक स्टिक से उसे होल्ड करता है और पीछे ढकेल देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही पीछे जाती है वो खुद को कंट्रोल करके फिर से एक बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके मास्टर शी तुरंत आइस स्नेक पाम अटैक तुरंत कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे काफ़ी तेज़ी से गिर रही होती है, मगर वो खुद को नीचे गिरने से काफ़ी हद तक संभाल लेती है। मगर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और जैसे ही वो लैंड करती है उसके मुंह से खून निकलता है, मगर वो खून वहाँ पे जम जाता है क्योंकि ये मास्टर शे का और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आसपास की हवा को भी जमा दे रहा होता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर
मास्टर शी की उस स्टिक को देख के कहती है कि मानना पड़ेगा, इसकी जो स्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मेरे डबल स्नेक पॉइजन किंग भी इसके सामने नहीं टिक पाए। आखिर इसकी स्टिक किस चीज़ की बनी हुई है और उसके ऊपर जो सांप है वो आखिर क्या है। अभी हम देखते हैं कि अंदर जिनलान इन सभी धमाकों की वजह से काफ़ी परेशान हो रही होती है कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। और इधर जियाओयान इन सारे धमाकों की वजह से वो अपनी पावर को बढ़ा देता है और बहुत ही तेज़ी से मास्टर तियान की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है कि वो जल्द से जल्द अपनी नई बॉडी पे पूरी तरीके से काबू पा सकें। चूँकि लिए मास्टर तियान अगर यहाँ पे अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से काबू नहीं पा पाए तो यहाँ पे जियाओयान को उस पीक दाओ जोंग एक्सपर्ट से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इधर मास्टर शी तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लगता है कि अब तुम्हें अपने पैरों तले तुम्हें कुछ चलना ही होगा, तभी तुम यहाँ पे हार मानोगी। ये कहते वो अपने और प्रेशर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि अपने दोस्तों से कह दो कि जो लोग छुप के अंदर बैठे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, वरना मैं तुम्हें यकीनन यहाँ पे टुकड़ों में काट दूंगा। मगर तभी जियाओयान का हेवनली पपेट तुरंत उठ जाता है और मास्टर शी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो अपनी हेवनली ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर मास्टर शी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन सारी ब्लेड को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को टाइम मिल जाता है और वो अपने डबल डिवाइन स्नेक पॉइजन अटैक को समन कर लेती है और वो पॉइजन के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड को लेकर के मास्टर शी के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वो लोग यहाँ पे मास्टर शी के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं। तीन तरफ से तो लिटिल फेरी डॉक्टर और एक तरफ से जियाओयान का हेवनली पपेट आ रहा होता है, जिसे देख करके मास्टर शी हंसने लगता है और अपने और प्रेशर को रिलीज करता है। और जैसे जियाओयान का हेवनली पपेट मास्टर शी के पीछे आता है वो तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हेवनली पपेट के ऊपर कई सारे आइस क्रिस्टल से अटैक करके उसको जमीन पे दे मारता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन स्नेक से बचने के लिए वो तुरंत वहां पे एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को आसमान में ही होल्ड कर देता है और कहता है कि अब बारी मेरी है। वो अपनी स्टिक को नचाता है, तुरंत फ्रीज द वर्ल्ड फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओयान का हेवनली पपेट वो लोग हवा में ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और पलक झपकते ही मास्टर शी एक ही बार में जियाओयान के हेवनली पपेट और लिटिल फेरी डॉक्टर को दोनों को ही पीछे दे मारता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के पैर को बर्फ में जमा देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ मूव नहीं कर पा रही होती है। और तभी वो कहता है कि अब तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा ना कि तुम्हारी साथ पुश्ते भी इसे याद रखेंगी। ये कह करके वो हवा में कई सारे क्रिस्टल को बनाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर उन आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी शॉट से उससे बच रही होती हैं। ये देख करके जियाओयान का हेवनली पपेट उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये चीज़ मास्टर शी देख लेता है। वो तुरंत उसके ऊपर आइस अटैक करके उसे पहाड़ में दे मारता है और जैसे ही वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है तभी मास्टर शी एक बार फिर उसे बर्फ में उसी पहाड़ में जमा करके एक पिलर से बांध देता है, जिसकी वजह से जियाओयान का हेवनली पपेट अब वहाँ पे सील सा हो चुका होता है। फिर मास्टर शी तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेती है, मगर वो शील्ड उसे बचा नहीं पाती है और वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही होती है। और मौका पाते ही मास्टर शी उसे भी बर्फ में चारों तरफ से कैद कर लेता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती हैं। ये देख करके मास्टर शी कहता है कि चुपचाप मेरी ग्लेशियर वैली के साथ जुड़ जाओ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा बख्शे दूँ, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें जमा करके ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी से कई सारे मेडिसिन और हर्ब्स को रिफाइन करूंगा। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, उसके सांसें कहीं थम सी जाती हैं, वो यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तभी उसे याद आता है कि जियाओयान ने उससे कहा था कि वो उसकी पॉइजनस बॉडी को 2 से 3 दिन के अंदर ठीक कर लेगा, बस उसे 7 ग्रेड के बीस्ट का कोर मिल जाए। मगर जियाओयान को वो कोर मिल चुका होता है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान तुम्हें तो मेरी बीमारी की दवा मिल चुकी है, मगर शायद
मैं अब तुम्हें ना मिल पाऊँ। ये कह कर के वो अपनी पॉइजन बॉडी को अवेक करना स्टार्ट कर देती है। और अगर लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पे अपनी पॉइजन बॉडी को अवेक कर ली तो हो सकता है कि उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाए। मगर वो जियाओयान को बचाने के लिए वहाँ पे ऐसा करने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी पॉइजन बॉडी को अवेक करने लगती है, जिसकी वजह से वो बर्फ वहाँ पे क्रैक होने लगती है और उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो जियाओयान को याद कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब शायद दोबारा उससे मिल नहीं पाएगी। देख करके मास्टर शी कहता है कि अगर तुम इससे पहले अपनी पॉइजनस बॉडी को अवेक करती तो हो सकता है कि तुम मुझे हरा सकती थी, मगर अफसोस की बात है कि तुम मुझे अब हरा नहीं पाओगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे काफ़ी लेट में अपनी पॉइजनस बॉडी को अवेक करने का फ़ैसला लिया है। अब तुम्हें मैं इससे भी बुरी मौत दूंगा। ये कहते ही वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और पलक झपकते ही अपने हाथ से लिटिल फेरी डॉक्टर को और भी ज़्यादा आइस क्रिस्टल से कैद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पॉइजनस बॉडी वहाँ पे सप्रेस हो जाती है और वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। और ये देख करके मास्टर शी चिल्लाता है कि अब कौन है, जो भी है बाहर आ जाए, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा और इस केव के अंदर घुस करके तुम सबको मैं जमा दूंगा और तुम्हारी बॉडी को सालों तक अपने पास रखूंगा। मगर तभी आसमान में क्रैक होने लगते हैं और चारों तरफ फायर फैलने लगती है। ये देख करके मास्टर शी के तो होश उड़ जाते हैं और पलक झपकते वो फायर उसे पहाड़ में दे मारती है। इतने पावरफुल अटैक को देख के वो डर जाता है और यहाँ पे उसके बाप की एंट्री होती है, जो कि मास्टर तियान होते हैं। और मास्टर तियान फाइनली यहाँ पे अपनी बॉडी को पा चुके होते हैं और मास्टर तियान 8 दाओजोंग लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस मास्टर शी से 2 लेवल पावरफुल होते हैं। और तभी पोर्टल ओपन होता है और मास्टर तियान बाहर आते हैं और उनका ये नया लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होता है। वो धीरे धीरे उस वाइट रूफ को रेड रूफ में चेंज कर रहे होते हैं और उनके पीछे एक बड़ी सी रिंग बन जाती है, जिसे देख करके आइस ग्लेशियर वैली का वो एल्डर मास्टर शी एकदम दहल जाता है और कहता है कि आखिर ये दाओजोंग एक्सपर्ट कहाँ पे आ गया, जो कि 8 स्टार लेवल पे है। मास्टर तियान आगे बढ़ करके लिटिल फेरी डॉक्टर जिस आइस में कैद होती हैं उसे एक ही बार में तोड़ देते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर उस आइस में से नीचे गिरने लगती हैं, जिसे देख करके जियाओयान तुरंत उन्हें बचाने के लिए चला जाता है और उन्हें गोद में रोक करके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे हाँ में सर हिलाती है, मगर वो अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और जहाँ उसकी बॉडी 2 से 3 महीने में ब्लास्ट होने वाली थी, अब वो सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ख़त्म हो सकती है। ये देख करके मास्टर शी कहता है कि सीनियर प्लीज़, यहाँ पे शायद कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी आइस ग्लेशियर वैली की वजह से आया हूँ। ये कह करके वो मास्टर तियान से माफ़ी मांगने लगता है और साथ में उसके चट्टू पट्टू भी आ जाते हैं। मगर मास्टर तियान काफ़ी कोल्ड लुक में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, इसके बारे में मेरे पीछे खड़ा हुआ मेरा दोस्त वो फैसला करेगा। जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को लेके खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर तियान, इन लोगों ने लिटिल फेरी को और साथ में मेरे हेवनली पपेट को बहुत बुरी तरीके से धोया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जीने के लायक हैं। और यहाँ पे मास्टर तियान को आदेश मिल चुका होता है कि वो इन लोग को ख़त्म कर दें और इधर मास्टर शी की तो हवा टाइट हो रही होती है। एल्डर तियान जैसे जैसे अपना कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, आसमान में क्रैक पड़ रहा होता है और ऐसी पावर को देख करके मास्टर शी एकदम दहल सा जाता है। वो अभी भी मास्टर तियान से माफ़ी मांग रहा होता है, मगर उसको मास्टर तियान के ऑरा प्रेशर को देख करके ये समझ में आ जाता है कि वो अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये देख करके वो तुरंत अपने चेले चपाटी से कहता है कि जल्दी से एक फॉर्मेशन बना करके अपनी पावर को मुझे दो, मुझे यहाँ पे अपने ब्लैक डिवाइन स्नेक की रियल बॉडी को समन करना होगा। ये कह करके वो अपने स्टिक को हवा में फेंक देता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल वहाँ पे ओपन होता है और जैसे उन तीनों एल्डर की पावर इसके अंदर आ जाती है, वो तुरंत वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लैक गॉड स्नेक को समन करता है, जो कि पूरी की पूरी तरीके से बर्फ़ से बना होता है और वो स्नेक उस पोर्टल के ज़रिए बाहर आने लगता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि ये काफ़ी इविल एनर्जी मुझे लग रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जाइंट सा आइस स्नेक
जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहा होता है। मगर मास्टर तियान अभी भी उसके सामने एकदम नॉर्मल खड़े होते हैं, जिसे देख कर के ज़ियाओ यान कहता है कि मास्टर, क्या आप इसे हैंडल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी आप रिकवर हुए हैं। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि शायद तुम बोल रहे हो कि मैं 8 स्टार दाओजोंग लेवल पे हूँ, ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। और जैसे ही वो स्नेक उनके ऊपर अटैक करता है आइस क्रिस्टल से, वो तुरंत अपने सामने एक पोर्टल ओपन कर देते हैं, वो भी अपनी एक फिंगर से। उस स्नेक का सारा अटैक वो पोर्टल अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, और यहाँ पे उस स्नेक की पूरी पावर, जो कि डिवाइन पावर होती है, वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि मास्टर तियान ने एक उंगली से ही उसकी की पूरी पावर को एक अलग ही दुनिया में भेज दिया होता है पोर्टल के जरिए करके। मास्टर शी अपने जाइंट स्नेक से तुरंत मास्टर तियान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। वो स्नेक जैसे ही मास्टर तियान के पास पहुंचने ही वाला होता है, मास्टर तियान तुरंत अपनी मेंटल पावर से उसे रास्ते में ही रोक देते हैं और वो फ्रीज सा हो जाता है। तभी मास्टर तियान अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ज़ियाओ यान, इस अटैक को तुम ध्यान से देखना, जब तुम मेरे बराबर पावरफुल हो जाओगे तो इस अटैक को तुम भी कर सकते हो। और वो अपनी मुट्ठी बढ़ाते ही तुरंत अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और तुरंत वहाँ पे स्पेस फिस्ट इंजरी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जो कि पलक झपकते ही उस स्नेक के कई सारे मल्टीपल टुकड़े कर देती है। और फिर वो एक पोर्टल बना करके उस स्नेक को ही पूरी तरीके से गायब कर देते हैं, और उस अटैक की वजह से ज़मीन से लेकर के आसमान तक में क्रैक आ जाते हैं और चारों तरफ ज्वालामुखी की तरह ज़मीन फटने लगती है। ये देख करके एल्डर शी, जो कि आइस ग्लेशियर वैली का एल्डर था, वो तुरंत जिस पोर्टल से आया था वो पोर्टल तुरंत ओपन करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब यहाँ पे वो मरने वाला है, तो उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। और वो पोर्टल ओपन करके वहाँ से भागने लगता है, जिसे देख करके ज़ियाओ यान तुरंत मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर, इन लोगों को किसी भी कीमत से भागने मत दीजिएगा। अगर ये लोग यहाँ से भाग गए तो फ्यूचर में ये लोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल पैदा कर सकते हैं। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि भला मैं इतनी आसानी से इन लोगों को भागने क्यों दूंगा। वो बहुत ही नरमी से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं उस पोर्टल की ओर, और उस पोर्टल में अपनी एनर्जी अटैक करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक फिंगर से, जैसे कि वो आसमान में सिर्फ छू रहे हों। और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पोर्टल डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसे देख करके मास्टर शी कहता है कि क्या इस बंदे के पास नेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ वो पावर ऑफ स्पेस को भी ओवर पावर कर रहा है। आखिर कैसे ऋषि को ये समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे जान से मारा जाएगा, इसलिए वो तुरंत वहाँ पे एक आइस शील्ड अपने नीचे बना देता है, इसकी वजह से उसके साथी नीचे ही फंस जाते हैं और वो यहाँ से बच के भाग सके। और उसके साथी बेचारे वो कहते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो बेचारे बस इतना ही बोल पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तियान की एनर्जी वहाँ तक पहुँच जाती है और पलक झपकते ही वो उन सब को राख में बदलना स्टार्ट कर देती है। ये देख करके मास्टर शी कहता है कि फाइनली मैं बच गया, वरना ये जो बंदा है वो मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता। तभी हम देखते हैं कि आसमान और ज़मीन फिर से फटने लगती है, क्योंकि वो पोर्टल पूरी तरीके से जो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और मास्टर तियान की फर्स्ट टाइम इतनी खतरनाक पावर हमें दिखाई जाती है, जो कि हम आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तभी ज़ियाओ यान मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर, यहाँ से इन लोग का लीडर मास्टर शी भाग चुका है, वो हमारे लिए फ्यूचर में काफ़ी ट्रबल पैदा कर सकता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि मैंने उसको इस तरीके से घायल किया है कि वो अपनी फाइटिंग एनर्जी को फिर से रीगेन करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। वो इतने कम पीरियड में अपनी एनर्जी को रीगेन नहीं कर सकता है। तब तक हम लोग कैसे भी करके लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को स्टेबल कर देंगे, और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर ठीक हो जाएगी तो हम लोग के पास एक और दाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट आ चुका होगा। तभी ज़ियाओ यान कहता है कि मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर को ठीक करने के लिए सन और मून की पावर चाहिए होगी। ऐसी जगह कोई जानता होगा जो कि हमें इतनी शॉर्ट पीरियड में मिल सके। ये सुन करके जिल्लान आके आती है और कहती है कि ऐसी एक जगह मेरी ये फैमिली में है, जहाँ पे आपको एशियन मैच मेकिंग अल्टर की ओर जाना होगा, मगर उसके लिए आपको मेरे ग्रैंडफादर से परमिशन लेनी होगी। और मैं जानती हूँ कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप मेरे ग्रैंडफादर को मना सकते हैं।
तो सीनियर ब्रदर, आप बिना देर किए मेरी फैमिली की ओर चल सकते हैं। ये सुनकर के जियाओ यान और लिटिल फाई डॉक्टर और मास्टर तियान सब के सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे में वहाँ पे हामी भरते हैं। और तभी जियाओ यान कहता है कि बिना देर किए हम वहाँ पे चलते हैं। और तभी हमें यहाँ पे ये फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जिनलान के ग्रैंडफादर को कोई धमकी दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने ब्लैकफायर सेक्ट का एल्डर जाओ ही आया होता है और वो अपने साथ में एक ताबूत भी लाया होता है। वो एल्डर चोंग यानी कि जिनलान के ग्रैंडफादर से कहता है कि बुड्ढे, चुपचाप मेरी बात को मान लो वरना तुम यहाँ पे जान से जाओगे। मुझे उस एशियन मैच मेकिंग अल्टर का रास्ता बता दो। ये सुन कर के जिनलान के ग्रैंडफादर यानी कि ये चोंग उसे मना कर रहे होते हैं, मगर तभी जाओ ही कहता है लगता है कि तुम यहाँ पे मरना चाहते हो और तुम लोग को शायद यहाँ पता नहीं है कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। मगर तभी ये फैमिली का फोर्थ अंकल वहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे आकर के हम पे दोस्त नहीं जमा सकते हो। ये सुन कर के ब्लैक फायर सेक्ट का एल्डर भड़क जाता है और एक ही स्लैश अटैक में उसको दीवार पे दे मारता है। तभी ये चोंग अपने दूसरे एल्डर को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम लोग फाइट करने मत जाओ क्योंकि ये 6 दाओ जोंग लेवल का मास्टर है और हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इससे फाइट कर सके, इसलिए हमें इसकी बात माननी होगी वरना ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। बात सुन करके ब्लैक फायर सेक्ट के डिसाइबल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली तो टॉप 5 फैमिली में से थी और ये आज ब्लैक फायर सेक्ट के सामने एक भीगी बिल्ली बन के खड़ी है। यकीनन आज एक बड़े से पावरफुल सेक्ट को हम लोग यहाँ चुटकियों में मसल सकते हैं। मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि कौन किसको मसलेगा ये तो वक्त बताएगा। और तभी एंट्री होती है जियाओ यान और उसकी टीम की। ये देख करके जाओ ही कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ये छोटी सी टीम जो कि छछुंदर की टीम है वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। जियाओ यान को मास्टर तियान रोक देते हैं क्योंकि उस बंदे ने उन लोगों को छछुंदर जो बोला था। वो कहते हैं कि इस गधे को लात की भाषा पसंद है, बातों की नहीं। तो बेहतर यही होगा कि मुझे अभी नई नई पावर मिली है, क्यों ना मैं यहाँ पे भी टेस्ट कर लूँ। ये सुन करके जियाओ यान उन्हें आगे जाने के लिए बोल देता है और मास्टर तियान जो कि आजकल बड़े फॉर्म में चल रहे हैं वो आगे आते हैं। उनको आगे आता हुआ देख करके जाओ हुई अपने चिल्लर पार्टी से कहता है कि जाकर के इसे खत्म कर दो। तभी मास्टर तियान लोगों के पास अपनी एनर्जी फैला देते हैं जिसकी वजह से उन लोग के बगल से चारों तरफ क्रैक पड़ने लगते हैं और चुटकी बजाते ही उन लोग को दीवार पे दे मारते हैं। और यहाँ पे जाओ ही को ये पता चल जाता है कि मास्टर तियान 8 स्टार दाओ जोंग लेवल पे हैं और उसका ताबूत भी उसके बगल में आके गिर जाता है। वो तो माफ़ी मांगने लगता है। ये देख करके ये फैमिली एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन है जिसके साथ स्टार दाओ जोंग एक्सपर्ट है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओ यान क्या कहते हो। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ इसे ना ही माफ़ करें। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि अगर मेरे छोटा भाई तुम्हें माफ़ कर देता है मैं सोचूंगा। तभी जाओ ही जियाओ यान को कहता है कि छोटे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर कहता है अरे मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से निकल गया। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ कर रहा हूँ, तुम अपने इस ताबूत को लो और ब्लैक फायर सेक्ट में वापस चले जाओ। दोबारा अगर ये फैमिली की तरफ नज़र भी उठाए तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लैक फायर सेक्ट को तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही जाओ यू अपने उस ताबूत को उठाता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से तुम दबा के भाग जाता है। तभी एल्डर ये कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी जियाओ यान आगे आता है और कहता है कि मेरा नाम जियाओ यान है, शायद आप भूल गए हैं मुझे। तभी जिनलान को वो देखते हैं और जिनलान उनके पास आती है और कहती है कि ग्रैंडफादर मैंने बताया था ना कि ब्रदर जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत अच्छे हैं। देखा ना उन्होंने चुटकियों में हमारी फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये सुन करके ये चोंग कहते हैं कि सच में मैं बुढ़ा हो चुका हूँ जो कि मेरी नज़रें इतने अच्छे गॉड को पहचान नहीं पाई। आप सच में एक गॉड से भी ज़्यादा हैं हमारे लिए जो कि हमारी फैमिली को आपने बचाया, इसलिए वो धन्यवाद करते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं एशियन मैच मेकिंग अल्टर में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस दोस्त को बचाना है। ये सुन करके एल्डर ये तुरंत हामी भर देते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मगर तभी वो फोर्थ एल्डर जो कि लात खाया था वो बोलता है कि हमारी फैमिली के रूल के हिसाब से हम किसी भी बाहरी लोगों को अपने फॉरबिडन लैंड में नहीं ले जा सकते हैं।
तभी एल्डर ये कहते हैं कि भाड़ में गया हमारी फैमिली का रूल, और वो तुरंत जियाओ यान को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। और इधर मिस्टर शी उस स्पेस पोर्टल से बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलता है, और वो जैसे ही बाहर निकल के लैंड करता है वो उसके मुंह से तुरंत खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, और वो कहता है कि मैं उस दाओ चोंग एक्सपर्ट को तो जान से मार दूंगा, और साथ में उस पॉइजनस लेडी को और उस लड़के को भी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और थैंक यू नुमान किंग, जो आपने इतना अच्छा कमेंट किया। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें और ढेर सारा कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाते रहें, और मैं ऐसे ही आपके कमेंट को सेलेक्ट करके नहीं हर एक उस वीडियो में अटैच करूंगा जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।